हम सब मिलकर के किस प्रकार से टीका और श्लोकों का अर्थ करते हैं, समझते हैं, इसको सीखने के लिए, समझने के लिए ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं अभी। हमारा वन ऑफ द मेजर टॉपिक ऑफ संस्कृत एंड वन ऑफ द वेरी लेंदी टॉपिक ऑफ संस्कृत, दैट इज संधि, वो चल रहा है। और हमारी संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हमने स्वर संधि को चालू किया है और 4 भेद स्वर संधि के हो गए हैं। आपको पता है 4 कौन कौन सी स्वर संधि हो गई है? आपको नाम पता है तो अनम्यूट करके बोलिए, बोलिए अनम्यूट करके। किसी ने अनम्यूट नहीं करा, क्या बात स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। है? अयादि संधि, अयादि संधि को भी हम यांत वांता देश संधि कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो अयादि संधि है उसका हम स्प्लिट वाला एक्सरसाइज आज करेंगे क्लास में, क्योंकि लास्ट क्लास में हम वो नहीं कर पाए थे। उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। मैंने आपको एक तो रिटर्न फॉर्मेट में और एक क्वेश्चन पेपर आपको विद द हेल्प ऑफ एआई आई मेड अ क्वेश्चन लाइक एन एमसीक्यू फॉर्मेट, तो आप लोगों ने सॉल्व किया उसको? यस। किया? उसके क्वेश्चंस ठीक थे, मतलब आपको समझ में आए, आप सॉल्व कर पाए? सबने नहीं किया है ना? संगीता जी, हमने नहीं किया। नहीं सर, मुझे दिखा ही नहीं शायद। हाँ, देखा उसमें नहीं मैंने। देखना, आई हैव सेंडेड यू 50 क्वेश्चंस इट हैज, जो 4 संधि हमने अब तक पढ़ी है उसके रिगार्डिंग, तो वो आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हम भी यहाँ पर करते हैं। अयादी संधि के हमारा थोड़े से एक्सरसाइज करना रह गई थी, वो एक्सरसाइज हम यहाँ से आज करेंगे। चलिए, ठीक है, इसको हमें स्प्लिट करने वाला करना है, ये तो हमने कर लिया है, राइट? अयादी संधि का स्प्लिट वाला ही करना है। सब मौन, सबका मौन है आज एक साथ। दोनों करने हैं। नहीं, एक तो हो गया था, सिर्फ जॉइंट, जॉइंट सिर्फ वो वाला। चार्ट वाले हुए थे। चार्ट वाले हुए थे। ये नहीं हुए यांत वांता देश के, जहां तक मुझे याद है। आई थिंक हमने जोड़ मतलब ज्वाइन सर, करने वाला तो कर लिया था, सिर्फ स्प्लिट संधि ही करनी थी सर। है ना? हाँ। हाँ, वो खैर, हो गया था। खैर, लेकिन इसमें है ना सर, मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये उन्होंने दो दो क्यों दिए हैं हाँ, चॉइसेस। आई तो आई एम नॉट श्योर। वो दो दो लिखने के दो दो तरीके होते हैं, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरीका जो आपने सीखा है ना, बस उसी को आप फॉलो करो, ठीक है? तो दूसरा ऑप्शन आप देखो ही मत। संधियों को 2 तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, उसको आप नेग्लेक्ट करिए। और जो अभी हम स्प्लिट वाले करने वाले हैं, इसमें तो आपको दो दो के ऑप्शन दिखेंगे भी नहीं, एक ही एक का ऑप्शन दिखता था, इजीली आप कर भी पाओगे। इसका चलिए, अगर आप एक इसका आप एक अगर एग्जांपल करें तो आई वुड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। बंद प्लस बंद और ईक्षस्व, हाँ। इसका है ना? चलिए, आप में से कोई हेल्प कर सकता है अमिता जी का? क्या आंसर हो सकता है इसका, बंद प्लस ईक्षस्व? बंद और ईक्षस्व इन्होंने ऐसा लिखा है, हम्म, तो कुछ समझ आ रहा है किसी को? बंदाविक्षस्व। कौन सा ऑप्शन? ओ, ओके। ये टूट के ही लिखा हुआ है, अगर आप देखो बंद ईक्षस्व, इसमें आप क्या आदेश हुआ है? पहले तो अब हमने जो आदेश पढ़े हैं, अयादी संधि के 4 आदेश कौन कौन से हैं, पहले ये बताइए। ए आई ओ औ। ई, आई, ओ, औ। आई है अब ना? आम। क्या? सर, अये आए अव आव। है ना? उसके बेसिस पे कुछ बता सकते हैं इसमें? कुछ समझ सर, आ रहा है ये? सर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बंद है तो बंद में तो अ लगेगा वहाँ ना, पे अ या, को। हाँ, यह हुआ, कोई शब्द नहीं आया ना बीच में, तो फिर वो हाँ हाँ, कैसे वापस करेंगे? वही वही मैं भी वही देख रहा हूँ, इसमें बीच में कुछ नहीं, इसमें तो सीधा ने कंडीशन दे दी पूर्वर्ण परवर्ण की, राइट? अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या बनेगा? ऑप्शन हटा दो आप, ऐसे ही सॉल्व करोगे तो क्या बन सकता है? बंद प्लस इक्षस्व,
क्या बनेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे? पूर्व वर्ण में अ बंद है, का पर मीनिंग वर्ण क्या में है? नहीं पर पूर्व जब बंद का ये मीनिंग क्या है? देखो ए आई ओ औ था ना, तो यहाँ तो बंद हाँ लिखा है, तो फिर हम हाँ कैसे हाँ, उसको करेंगे? करेक्ट करेक्ट। सर बंद का मीनिंग क्या है? ये बंध मतलब बंधना, अच्छा। बंध मतलब बंधना होता है। ए आई ओ औ हमारे पूर्व वर्ण होते हैं, और पर वर्ण इसमें स्वर होते हैं, और आदेश आए आए अब आप इसमें आते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो स्प्लिट वाला ऑप्शन आ रहा है उसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहे हैं हटके, तो उसको अभी हम छोड़ते हैं। उसके अलग ठीक से है। कोई और क्योंकि हमने उसके जॉइन वाले तो प्रैक्टिस कर लिए थे, स्प्लिट वाले हमने नहीं करे प्रैक्टिस। स्प्लिट वालों के लिए मैं अलग से आपको फेमिलियर जो है उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम सबसे पहले करेंगे वृद्धि संधि। आज जो संधि हम करने वाले हैं, वृद्धि संधि, और ये वन ऑफ द इजिएस्ट संधि है, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन होती है। बाकी सब में चार चार कंडीशन है, लेकिन इसमें आपकी दो ही कंडीशन। पूर्व वर्ण में अ या फिर आ ही होगा। ठीक है, पूर्व वर्ण में अ या आ ही होगा। पर वर्ण की अगर हम बात करें, पर वर्ण में दो चीजें हो सकती हैं। एक होती है ए या आई, एक हो सकता है ओ या आउ। बात समझ आई आपको? बहुत सिंपल है। तो पर वर्ण होगा पूर्व वर्ण, पूर्व वर्ण हमारा होगा अ या आ, और पर वर्ण हमारे दो हो सकते हैं, ए या आई, या फिर ओ या औ। इसमें भी आदेश क्या होगा देखो, वेरी सिंपल। अगर ए या आई आता है तो आदेश होगा आई, दीर्घ आई। ओ या औ आता है तो आदेश होगा औ। बस इसी का नाम वृद्धि संधि है। समझ गए क्या आप लोग? पूर्व वर्ण में अ या आ होना चाहिए, वेरी सिंपल। पर वर्ण में ए या आई होगा या ओ या औ होगा। ए या आई होगा तो आदेश आई का होगा, ओ या औ होगा तो आदेश औ का होगा। रस्व स्वर का आदेश होना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है इन्होंने, सदा प्लस ए। पूर्व वर्ण में आ गया, पर वर्ण में ए आ गया। क्या ये कंडीशन वृद्धि संधि की बन गई? बिल्कुल बन गई। अब बताइए, आ प्लस ए होएगा तो पर वर्ण आदेश क्या होगा? अनम्यूट कर लो, दो तीन लोग तो आंसर दे दिया करो मेरे साथ में। आदेश क्या होगा? आई। आई सही, सदैव। आई। सदैव। कुछ समझ आया सदैव कैसे बना? कोई समझा सकता है क्या गायब हुआ और क्या आ गया? सर सदा में से आ की मात्रा हटके उसमें आई ओके। की मात्रा लग गई, और हाँ। ए ए भी हट गया और व लग गया उसके बदले में। हम्म, सदाई। मतलब ये जो कंडीशन है, इसमें पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों हट गए। कैसे हम्म। हट गए? सदा है, हम्म। दा लिखा हुआ है, दा में से आ चला जाएगा, द हम्म। आधा हो जाएगा, लेकिन ए उसमें जुड़ जाएगा तो द पूरा हो जाएगा। सदई, ए भी चला जाए क्योंकि ये हमारा परवर्ण है, वह बचेगा, वो आ जाएगा, तो सदैव शब्द हमारा बन जाएगा। सदैव कैसे बना? अमिता जी क्लियर है? सदैव, जरा मैं सबको देख लूं जिनके कैमरे बंद है, यस वो सर। समझ, है ना? यस सर। पल्लवी जी यू गॉट इट? सदैव यस शब्द सर। कैसे बन? ओके। हाँ जी। अगला देखिए, गंगा प्लस ओगह। गंगा में देखो ऐसा शब्द है तो कंफ्यूज नहीं होना, आ ही है पूर्व वर्ण प्लस ओ। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बिल्कुल हो गई।
आदेश होगा औ का। औ। ठीक है। गंगौगः शब्द कैसे बना? अगर हम मान लो इस आ को हटा देते हैं तो शब्द बचेगा हमारे पास गंग। ठीक है। इस गंग में औ आके मिल जाएगा तो गंगऊ। ओ हमारा चला जाएगा क्योंकि वो परवर्ण है, घ आ जाएगा, घ बन लग जाएगा, विसर्ग इसमें ऑलरेडी है ही, गंगऊ गह शब्द बन गए। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, तब प्लस ऐश्वर्यम। अ है, ऐश्वर्यम का आई है, आदेश हमेशा आई का होता है। तब में से अ चला जाएगा तो वह आधा बचेगा, लेकिन वो में आई आके मिलेगा तो वही हो जाएगा। ए चला जाएगा, शर्यम यहाँ मिल जाएगा, ऐश्वर्यम शब्द हमारा, तब ऐश्वर्यम शब्द हमारा बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, वन प्लस औषधि। वन प्लस औषधि में अ है प्लस ओ है, अ प्लस ओ क्या बनता है? औ बनता है। ठीक है। न में से अ चला जाएगा, न आधा हो जाएगा, लेकिन न में औ आके मिल जाएगा तो नौ हो जाएगा, वनौ। ओ चला जाएगा, शदी बन जुड़ जाएगा, यहाँ शब्द बन जाएगा वनौ शदी ही। ठीक है। चारों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। वन ऑफ द वेरी इजी संधि है वृद्धि संधि। चलिए जरा हम चलते हैं, पूछना है किसी को कुछ डाउट तो हम क्वेश्चंस पे चले। सीजल जी समझ आ गया? आ गया सर। आ गया ना? बढ़िया। मम प्लस औषधम, बड़ा सिंपल है, बताइए अमिता जी। मम प्लस औषधम, अनम्यूट कर लीजिए। लास्ट वन ममौषधम। चलिए देखते हैं। बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कस्य प्लस एहि ह्यम। डिम्पल जी, कस्य प्लस एहि हम, एति हम, याम सॉरी, कस्य प्लस एति हम, आ की मात्रा है ना। थर्ड वाला कस्यैतिहम्। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका, महा प्लस औदार्यम। सेजल जी, महा प्लस औदार्यम। सर सेकंड वन महोदार्यम। हम्म, कहाँ गड़बड़ हो गई? बराबर है सर, सेकंड ईयर। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, लास्ट वन, हाँ, फोर्थ वन। कैसे कंफ्यूज हो गए बताओ? है ना, ये तो सामने वही नॉर्मल अच्छे। वाला देखो, ये कितना बराबर सर, बेसिक, लास्ट वन कितना है। है ना, इतना बेसिक सा था, लेकिन हो जाता है। संधि तो सही पकड़ी उनसे, सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, समझदार बच्चों से भी होती है कई बार। चलो अगला, संगीता जी, संहिता प्लस एक पद। अ, सही अ, सही है सर, थर्ड वन, थर्ड वन। बहुत बढ़िया, ये संधि सभी लोग सीख गए जल्दी जल्दी। राष्ट्र प्लस एकयम, चित्रलेखा जी। थर्ड वन। राष्ट्र प्लस एकयम, करिए अनम्यूट, करिए अनम्यूट। राष्ट्रीयम। पहला ऑप्शन फर्स्ट वाला। गलत, फर्स्ट वाला। गलत गलत। राष्ट्रीय, हाँ। सेकंड वाला आएगा राष्ट्रीय। सेकंड क्यों आएगा ना, क्योंकि राष्ट्रीय। ये आई की मात्रा चढ़ी है ना, तो आई की मात्रा जो होती है ये डबल होती है, इसमें तो सिंगल मात्रा है, हाँ तो ये गलत हो तो गया, डबल मात्रा यहाँ तो पर है। हाँ,
दूसरा वाला आएगा, राष्ट्रैक्यम। या ठीक है। हाँ रश्मि जी, वाक्यस्य प्लस औचित्यम। लास्ट वन, वाक्यस्य औचित्यम। वाक्यस्य औचित्यम। पल्लवी जी, वृक्षस्य औन्नत्यम। आई विल गिव यू द ऑप्शन टू अनम्यूट। हाँ, क्या प्रश्न मेरा ये पूरा बंद हो गया, कहाँ चला गया? आपका प्रश्न है वृक्षस्य प्लस औन्नत्यम। आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है? वृक्षस्यौन्नत्यम नहीं, मेरा ओके अभी गड़बड़ हो गया, मेरा हाथ लग गया कहीं। ओके मैं ओके। वापस आती हूँ। हाँ लेकिन आपने पर बिना देखे भी, वृक्षस्य औचित्यम हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बिना देखे भी सही उत्तर दिया है। दैट्स द कॉन्फिडेंस। हाँ प्रेमा जी, तब एदम पर्यम। तो ये तो Uh, the fourth one. The एक्सीलेंट, yes. तब वही पद्धति। बहुत बढ़िया। मीना जी आप ट्राई करेंगे, स्थूला प्लस ओतुहु। थर्ड वन। एक्सीलेंट। मीना जी हमारे पिछले साल के बैच के स्टूडेंट है एंड शी स्टिल विद अस। हाँ वर्तिका जी, एतस्य प्लस औचिति। अ और आउ, तो आउ, तो एतस्याउचिति ओके, फोर्थ। क्या आप एक बार वर्तिका जी इस वर्ड को, इस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं एक बार? औचिति। बहुत बढ़िया। आपको पता है मैंने क्यों प्रोनाउंस करवाया? नहीं। इसलिए क्योंकि हम सभी जब कई बार पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना भी सीखना है ना संस्कृत, सिर्फ पढ़ना, तो इसमें छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो जब हम पढ़े तो दोनों, जो आप एकदम प्रकांड विद्वान संस्कृत के और पंडितों को सुनोगे तो उनका छोटा ई और बड़ा ई दूर से पता चलता है। औचिति, औचिति, तो त को हल्का खींचना है और च को एकदम छोटा करना, औचिति ऐसे। तो उच्चारण करना, मीनिंग एतस्य मतलब इसका, औचिति मतलब औचित्य। औचित्य शब्द आपने हिंदी में सुना है? क्या कारण है इसका? दैट इज औचित्य। थर्ड उचित ऑप्शन है आपका, ना? ऐसा हाँ औचित्य ये मतलब इसका औचित्य क्या है? उचित उचित नहीं, होना ना, वो योग्य होना। नहीं नहीं, औचित्य का मतलब होता है कि इसका उचित शब्द अलग होता है, औचित्य अलग होता है। अच्छा। और उचित मतलब तो सही होना, उस कंडीशन पे फिट बैठने वाली चीज। हाँ। औचित्य मतलब उसके पीछे का कारण क्या है, कोई भी काम करने के पीछे का औचित्य, कोई भी कार्य करने के पीछे का कारण। okay. इसमें चलिए, जो हाँ pronoun का बोलिए। है वो छोटी बड़ी में है, बराबर है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बढ़िया होना चाहिए। बट मतलब उसका कुछ इफेक्ट आता है क्या ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा वो तो सिर्फ उच्चारण में इफेक्ट बहुत आता है उसका, और संधि में भी इफेक्ट आएगा। हाँ क्योंकि है ना, संधि में तो आपको पता ही है, छोटी की जगह बड़ी लगा दो आप तो गलत संधि हो जाएगी। हाँ वो बराबर है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम जैसे ए आई ओ औ हम्म ई, बड़े ई छोटा ई, मोस्ट ऑफ हम्म। द टाइम हमने संधियों में सब में साथ में ही लिए, डिफरेंशिएट ऐसे हाँ अलग। हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो तो हमने ऑलमोस्ट साथ में लिए है, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से मैंने कहा था हमको अंतर करना आना चाहिए। अब पता है हमने उच्चारण सही नहीं किया, इसलिए हम हमें आपको पता होगा आज भी, आप अपने बच्चों से पूछना या जिनसे भी जो भी पढ़ रहे हैं अभी वर्णमाला, ये शब्द आएगा और ये शब्द आएगा, वो इसको भी ए पढ़ेंगे और इसको भी ए ही पढ़ेंगे। मैं भी काफी टाइम तक इसको ए ही पढ़ता था, बाद में संस्कृत पढ़ते मुझे पता चला कि ये ए है और ये आई है। इसके कारण प्रॉब्लम क्या हुआ, जब किसी शब्द में मुझे आई की मात्रा चढ़ानी तो भी मैं सिंगल मात्रा चढ़ाऊंगा, और ए की मात्रा तो भी मैं सिंगल मात्रा चढ़ाऊंगा। तो जब राइट। मुझे उच्चारण में डिफरेंस पता चलेगा भी ए अलग है आई अलग है, आई बोलती मैं डबल मात्रा चढ़ा दूंगा, ए बोलती मैं सिंगल मात्रा चढ़ाऊंगा, तो उच्चारण से हमारे लिखने पर सीधा इफेक्ट आता है। वो हमको अर्ली स्टेज पर रियलाइज नहीं होता,
लेकिन धीरे धीरे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास स्प्लिट करने का। हाँ पल्लवी जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, रक्ता औषधि ही। वाह आंसर बताया। थर्ड फोर्थ वाला कह रहे हैं आप। हाँ जी। बहुत अच्छा। ठीक है चलिए अगला है चित्रलेखा जी बताइए। ममैव, बड़ा कॉमन है ये शब्द, बहुत या यूज होता है ममैव। इसका म हिंदी अर्थ भी बताना है आपको। म ममैव म मम वत्ता ए what will it मम मम वत्ता एव एव हाँ कौन सा, फर्स्ट और सेकंड वाला सेकंड कह रहे हैं आप। या ठीक है उस पे तो आऊंगा। उसके पहले मुझे जरा आपसे ये पूछना है, ये शब्द का अर्थ तो क्या है। मम्मी म म में एक मात्रा है और दूसरा एक आएगा तो थर्ड वाला आएगा। थर्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि पूर्व वर्ण में तो अ या आ ही होना चाहिए। इस थर्ड के तो पूर्व वर्ण या में ए हो गया, तो कंडीशन ही गलत हो गई। या तो सेकंड वाला तो सही है। मैंने तो मुझे गलत कहा ही कंफ्यूज नहीं हो सेकंड वाला, मैंने कब कहा गलत है। रहा। आई नेवर सेड दैट। नहीं मामा, हाँ सेकंड हाँ वाला ये वो आएगा तो मैं मामा इसलिए क्लिक वत्ता नहीं कर रहा एव। हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपसे पहले अभी मैं समझा रहा हूँ आपको संधि से। संधि आपको छोटे करने के अलावा अर्थ करने में कैसे काम देती है। संधि आने से आप पूरे संस्कृत का अर्थ कर सकते हो। एग्जाम्पल आपके सामने ममई, इस शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप चित्रलेखा जी। मामा एव देखो एकदम आपके मामा सामने मीन्स शब्द आ गया ममई, तो हम एकदम अर्थ नहीं बता पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने लगाया ये कि भैया मम प्लस एव, तो आप अर्थ बता सकते हैं सब। मम मतलब क्या होता है, मेरा। मैं और हाँ मैं मेरा या मैं, ठीक है। मेरा और एव मतलब क्या होता है, मेरा है एव एव मतलब, एव है। अरे अपी और एक पढ़ा नहीं था ना पता। हमने। हमने अव्यय पढ़ते वक्त एक शब्द पढ़ा था अपी, एक शब्द पढ़ा था एव। भी भी अपी मतलब होता है भी, तो एव मतलब क्या होता है, ही। 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 आप लोग को अव्यय जैसा सिंपल टॉपिक भूल रहे हो आप लोग। ही। ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना अव्यय, मैं है ना। मेरा ही या नहीं मैं सभी को कह रहा हूँ। या तो आपको मम तो हमने पढ़ाई है सर्वनाम में शब्द रूप के वक्त, कि मम मतलब मेरा हो गया। एव मतलब क्या होता है, ही, मामा मेरा ही। मेरा बोलो। ही अब आपको या ममेव शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा, लेकिन जैसे ही आपने संधि करी और आपने पता करा भाई ये तो दो शब्दों से मिलके बना है, मम और एव, और इन दोनों शब्दों का अर्थ हमको आता है, तो आपको नहीं ममेव का अर्थ आ गया कि नहीं आ गया। नहीं। या आ गया ना। तो ऐसे मेरा संधि ही करने से आप या हिंदी ट्रांसलेशन कर पाओगे। ठीक है चलिए। पंचैते, रश्मि जी आपको बताना है, लेकिन एक क्वेश्चन है। अपने जैन धर्म में ये शब्द कहीं सुना है आपने किसी पाठ ये में। तो मंगलाष्टक में आता है। जो पंचैते हम मंगलाष्टक परमेष्ठिनः पढ़ते हैं ना। प्रतिदिनम हाँ कुर्वन्तु ते मंगलम। मंगलम, हाँ राइट। ठीक। हाँ बताइए आंसर बताइए। लास्ट ऑप्शन है पंच प्लस एते। बढ़िया। नहीं नहीं तथ, डिम्पल जी। नहीं तथ। 9 प्लस एकत। ओके। ममौजः, ममौजः, सीजल जी। ममौजः। सर सेकंड वन मम प्लस ओजह। बढ़िया। अमिता जी बताएंगे सदैव, बहुत कॉमन है, बहुत जगह यूज होता है सदैव। सदा प्लस एव, नंबर 3 प्लीज।
हाँ, जब मैं अपने स्मारक में था और मेरा 11th क्लास से 12th क्लास में जब मैं जा रहा था, तो हमारा जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मतलब ऐसे ही साल भर ईयरली रिपोर्ट, तो उसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सदैव में कौन सी संधि करना है, मतलब इसको तोड़ना कैसे है। अमृता जी, सॉरी मैं भूल गया कौन सा ऑप्शन बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा। तीसरा सर। हाँ, मैंने फर्स्ट कर दिया था तब, मेरा वो गलत हो गया, तब से मैं आज तक इसको नहीं भूला। चलिए अगला है उसी के जैसा, यदैव, प्रेमा जी, यदैव। I just want you to unmute yourself. fourth one. हाँ संगीता जी, शब्दों को पढ़िए भी और उसका हिंदी अर्थ भी बताइए। तब औष्ठौ, हम्म, तो इसका होगा तव प्लस औष्ठौ। पहला ऑप्शन हाँ फर्स्ट। मैवम, वर्तिका जी, मैवम। नैवम, सेकंड ऑप्शन म प्लस एवम। अरे ये क्या हुआ? विसर्ग लगा था ना। माँ एवं माँ। माँ एवं, सिंपल। अभी आप लोग को क्या आदत हो गई कि पूर्व वर्ड में सिर्फ रस्व अ आएगा, रस्व, फिर दीर्घ अ के एग्जाम्पल आए नहीं, ये एकदम दीर्घ अ का एग्जाम्पल आ गया। वही और वर्तिका है ना, वर्तिका जी को क्या लगा कि रस्व अ वाला तो एक ही ऑप्शन है महा, तो उन्होंने विसर्ग को इग्नोर कर दिया। अच्छा हाँ। क्योंकि है ना, तो विसर्ग आने से तो कंडीशन, हम मैंने क्या बताया, विसर्ग की अलग सी संधि है एक विसर्ग संधि, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। अभी तो सिर्फ स्वर स्वर की, और हम जब से अ वाली कर रहे थे तो म में रस्व अ है, लेकिन इसमें दीर्घ अ आएगा पूर्व वर्ण में, माँ प्लस उसके बाद क्या आएगा, एवम, एवं। तो वो लास्ट। इम्पोर्टेंस हो गया। हाँ, बट ऐसा कि विसर्ग का मतलब क्या होता है? विसर्ग हमने पढ़ा ना संस्कृत में, विसर्ग का मतलब नहीं होता, विसर्ग एक चिन्ह है, एक वही ना, सिंबल है। ये क्वेश्चन मार्क संस्कृत, है, एक्सक्लेमेशन का पता है, बट विसर्ग नहीं किस? नहीं, एक्सक्लेमेशन तो पंचुएशन मार्क हो गया, ये पंचुएशन मार्क नहीं है। ये सिर्फ संस्कृत भाषा का एक सिंबल है, जो हिंदी शब्दों को संस्कृत शब्दों में जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो पद कहलाते हैं। हाँ हिंदी में जिन्हें हम शब्द कहते हैं, संस्कृत में उनको पद कहते हैं। तो पद बनाने के लिए विभक्तियों में, लकारों में, शब्द रूपों में विसर्ग का, और जो आपने पढ़ा है एक म का, है ना, ये दो चीजें आपने संस्कृत में स्पेशली पढ़ी है, एक हलंत और एक विसर्ग। ठीक है, तो ये दोनों चीजें शब्दों में लगती है उन्हें पद बनाने के लिए, सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। मतलब ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये कोई ग्रामर का पॉइंट नहीं है। लास्ट है वनौ कहा। प्रेमा जी ने तो बता दिया ना शायद, मीना जी आप बता दो, वनौ कहा। First one. बहुत बढ़िया, वन प्लस ओ कहा। जैसे जैसे संधि आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हम 100% स्कोर से पीछे होते जा रहे हैं, है ना। तो हमको पीछे होना है कि आगे बढ़ना है? चलो आगे बढ़ते हैं, और आज आपकी पूरी करने का ट्राई करते हैं स्वर संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। आधे लोग सोच रहे हो कब खत्म हो गया, अभी स्वर संधि खत्म नहीं हुई, तो व्यंजन बाकी है, विसर्ग बाकी है। व्यंजन संधि के लिए अगली क्लास में व्यंजन याद करके आना भैया। व्यंजन याद नहीं हुए तो ये तो फिर भी समझ आ गया, तो उसमें तो सीधे ग्रुप का नाम लेंगे। ट वर्ग, कितने लोग ट वर्ग सुना सकते हैं? ये क्या होता है सर ट वर्ग? हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, ट वर्ग। त थ द थ न। अरे अरे, पहले मुझे बताओ ट नाम का कोई वर्ग होता है कि नहीं? वाह, ट वर्ग नाम का कोई वर्ग है कि नहीं? तो है। है ना, तो बोलो ना हाँ कॉन्फिडेंटली। पांच किन ठीक। किन व्यंजनों के नाम के वर्ग होते हैं? पांच ग्रुप है तो व्यंजन में। यस, हाँ बताइए।
क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। रिपीट हो गया ना? तो ट वर्ग तो आया ही नहीं आपके वर्गों में के नाम में। आया नहीं सर, ट वर्ग बोला था मैंने। क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, सही बोला मैंने? कुछ गलत भी हो सकता है। पल्लवी जी कुछ करेक्शन कर रही है। लाइन में बोलना पड़ता है ना, क हाँ फिर, हाँ, दैट्स क इम्पोर्टेंट। बताइए क लाइन में। च ट त प। प, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। किस किस को याद है? प वर्ग कौन सुना सकता है? चलो। अच्छा, अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आप लोग को पता है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये सब पता करके आना, अभी माइंड डाइवर्ट मत करो। तो ये या सब चीजें, क्योंकि वहां पे पूर्व अंतस्थ, वर्ण में, हाँ, अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ मतलब यर लव, ये चार व्यंजन यर लव और है ना। ऊष्मा श श श, स, सह ह। तो क्योंकि जब व्यंजन संधि सह। आएगी तो उसमें आपको लेटर नहीं लिखे रहेंगे ऐसे, उसमें सीधा पूर्व वर्ण में लिखा रहेगा क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। अब जिनको वर्ग ही नहीं पता वो क्या करेंगे? और उसमें ऐसा आएगा कि क वर्ग का पहले व्यंजन के सामने अगर ट वर्ग का दूसरा व्यंजन आ गया तो ट वर्ग का तीसरा व्यंजन का आदेश होगा। ये क्या बात हुई? मैंने क्या बोला? क वर्ग का दूसरे व्यंजन के सामने, मतलब कौन सा व्यंजन हो गया? अनम्यूट करके बोलो, क वर्ग का दूसरा व्यंजन कौन सा हो ख। गया? ख हो गया। तो क वर्ग का दूसरा व्यंजन पूर्व वर्ण है। और अगर पर वर्ण त वर्ग का तीसरा व्यंजन है, त वर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा होता द है? द त। ध ध तो द। उस क वर्ग के दूसरे व्यंजन के सामने अगर त वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाता है तो आदेश प वर्ग का पांचवा व्यंजन होगा। कौन सा होता है पांचवा व्यंजन प वर्ग का? प फ ब भ म तो म। ऐसे ही संधियां आएंगी व्यंजन संधि में। तो आपको लाइन से, ये मैंने वर्णमाला पढ़ाते वक्त अच्छे से बोला था, वर्णमाला में व्यंजन लाइन से लाइन से लाइन से याद होने चाहिए, क्योंकि व्यंजन संधि उसी के आधार पर होती है। ठीक है, तो आप याद करके आना, तो आप व्यंजन संधि कर पाओगे, वरना इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको नहीं समझ आएगा, और आप समझ आएगा सॉरी, पर आप भूल जाओगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं। पूर्व रूप संधि हम कर रहे थे, मैंने अगली क्लास के लिए आपको बता दिया। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन ज्यादा बड़ा ट्विस्ट नहीं है। पूर्व वर्ड में लिखा हुआ है पदांत ए और पदांत ए ओ, ये मैं समझाऊंगा क्या होता है, अभी सिर्फ आप ध्यान दो। पूर्व वर्ण में पदांत ए, पदांत ओ होता है, पर वर्ण में अ होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अभी तक अ को क्या पढ़ा है, पूर्व वर्ण में पढ़ा है। एक और जगह है जहाँ पे अ पर वर्ण में है। पूर्व संधि में तो परवर्ण में अ है ही, और कौन सी स्वर संधि में परवर्ण में अ आता है? दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ उस, में। ठीक है, उसके अलावा सवर्ण दीर्घ के अलावा, सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ के अलावा गुण गुण संधि, गुण संधि। कैसे? गुण संधि में कैसे? गुण उसमें संधि में तो पूर्व पूर्व वर्ण संधि में अ या आ आता है। हम्म, आता है वो। वो संधि कौन सी है जिसमें परवर्ण में असमान स्वर्ण आ सकता है? सवर्ण वर्ण। ये अयादी अयादी, हाँ, अयादी। अयादी में अ आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। आ आ सकता सकता है ना। हम्म, ठीक है, चलिए ऐसे रिवीजन करना है। ओके, पूर्व संधि हम कर रहे हैं। पूर्व वर्ण में पदांत ए या पदांत ओ हो सकता है, पर वर्ण में अ हो सकता है। इसमें भी ध्यान देना, पदांत ए होगा, पदांत आई नहीं होगा, पदांत ओ होगा, पदांत औ नहीं होगा। हमेशा जोड़ी है तो हमेशा आपके अपने हस्बैंड के साथ ही घूमते हो हमेशा, कभी दोस्तों के साथ भी जाते होगे, भाई बहनों के साथ, सिमिलरली हमेशा साथ में नहीं घूमेंगे ये। इस संधि में पूर्व वर्ण में सिर्फ क्या आएगा? पदांत ए और पदांत ओ। ठीक है, आदेश क्या होगा? पदांत ए अगर है तो आपका आदेश होगा नॉर्मल वाला ए,
मैं समझाऊंगा ये क्या है। पदांत ओ है तो आपका आदेश होगा नॉर्मल वाला। ये तो पूरी संधि ऐसा लग रहा है फैमिली में निपट गई, ए और ओ से पूरी संधि हो गई है ये। एग्जाम्पल देखते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये देख, यहाँ लिखा हुआ है सो प्लस अबुदत। इसका मतलब क्या है पदांत का? देखो, कहने के लिए ये पदांत है और ये नॉर्मल है। पदांत मतलब सिंपल ये होता है कि जो ए या ओ आपके सामने पूर्व वर्ण में आएंगे, ये किसी ना किसी स्वर व्यंजन की मात्रा के रूप में आएंगे, इंडिविजुअली नहीं आएंगे। बात समझ आई? ए और ओ जो है वो इंडिविजुअली नहीं आ सकते, किसी ना किसी व्यंजन की मात्रा बनकर ही आएंगे। तो पद आंते को संधि कर सकता है कोई? आप कर सकते हो। पदांते की संधि करो और बताओ कौन सी संधि प्लस होगी। अंते, पद पद वत्ता प्लस अंते। अन्ते। प्लस अंत, अंते, पद पद प्लस के अंत। संधि कौन सी है ये? पद के ये अपना दीर्घ सवर्ण संधि। सवर्ण दीर्घ संधि। हाँ, ठीक सवर्ण है, दीर्घ। सवर्ण दीर्घ संधि का एग्जाम्पल ही कितने लोग पकड़ पाए थे? क्या मतलब पढ़ने का? पद आंते, अब इसका अर्थ क्या होगा? पद पद के अंत में, पद मतलब शब्द के एंडिंग में जो ए आता है उसे पदांत ए कहते हैं, और शब्द के एंडिंग में जो ओ आता है उसे पदांत ओ कहते हैं। लेकिन ये मात्रा के रूप में ही आएंगे, इंडिविजुअल नहीं आएंगे। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है सो प्लस अवदत। सो में क्या आया है? ओ आया है पदांते, ओ अ आया है परवर्ण में, आदेश होगा ओ का। तो हमें क्या करना है इसमें? इसमें आपको पूर्व रूप संधि में एक ही चीज करनी है। बताऊं क्या करना है? बहुत सिंपल है, सब नियम भूल जाओ, बस इसमें एक ही चीज करनी है। पर वर्ण में क्या आएगा इस संधि के? बोलो, पर वर्ण में क्या आएगा? ये ओ आएगा। तो अरे, पर वर्ण में क्या आएगा इस संधि के? पर वर्ण में तो अ अ आएगा ना। हाँ, तो इस संधि के एग्जाम्पल में जहां भी अ आ रहा है, पर वर्ण में आ रहा है, उसको आपको रिप्लेस कर देना है इससे। इस चिन्ह का नाम क्या है? ये अ को ही रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल। संस्कृत में ना। यस यस, लेकिन एक अंतर है। ये संस्कृत का एक स्पेशल चिन्ह है, अवग्रह। क्या कहते हैं इस चिन्ह को? अवग्रह। अब जैसा रश्मि जी ने बोला, संस्कृत में ये जो चिन्ह होता है ये अ के ही स्थान पे लिखा जाता है। किसके स्थान पे लिखा जाता है? अ के स्थान पे। ओ पर द क्वेश्चन इज, अगर ये अ की जगह लिखा जाता है तो अ को ही रहने देते, ये सिंबल क्यों बनाया? राइट, अ तो ऑलरेडी था ही ना एग्जिस्टिंग, इस सिंबल की नीड क्या पड़ी? तो सिंपल सा इसका नीड ये पड़ी कि जहां पर भी हम अवग्रह लिखते हैं, ये साइन बनाते हैं, वहां अ होता है लेकिन अ साइलेंट होता है, मतलब अ का उच्चारण नहीं किया जाता। और जहां कहीं भी अ लिखा होता है वहां उसका उच्चारण किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। सो प्लस अवदत, मैंने अ का उच्चारण किया कि नहीं किया? किया। सो प्लस अवदत, मैंने क्या रूल पढ़ा है पूर्व रूप में? अ को आपको किस पे रिप्लेस कर देना है? अवग्रह में। हमने रिप्लेस कर दिया अवग्रह में, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब हम अवग्रह को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अवग्रह साइलेंट है। तो ये शब्द होगा सो वदत। क्या बनेगा? सो वदत। अवग्रह आया जरूर अ की जगह पर है, लेकिन अवग्रह का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तो ये बनेगा सो वदत। हाँ वर्तिका जी पूछिए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये जो सो में ऑलरेडी एक मात्रा है और अ आया है, तो हम क्योंकि व्यंजन के साथ में स्वर है तो वो मात्रा के ही काम आएगा। बढ़िया, ऑलरेडी एक मात्रा लगी है ओ की और हम्म, से आ रहा है, अब हम मात्रा में यूज नहीं कर पाएंगे उसका, इसकी वजह से अवग्रह आया, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं बोल, मतलब संधि के अकॉर्डिंग समझने के हिसाब से कह सकते हो, लेकिन ऐसा होता ना अगर,
तो फिर तो अवदत की जगह मानो कोई और भी शब्द लिखा होता तो भी हमको अवग्रह लाना पड़ता। नहीं लेकिन नहीं ये अवग्रह सिर्फ अ की जगह पे आ सकता है। नहीं, अगर यहाँ पर जैसे स प्लस अवदत होता तो इसको हम्म। सावदत पढ़ते ना, फिर अवग्रह थोड़ी ना लगता। स प्लस अवदत होता अगर, और तो भी अगर हमें अवग्रह लगाना होता तो हम लगा सकते थे सवदत। क्यों अच्छा नहीं तो लगा सकते? लगेगा। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं कि अवग्रह मात्रा लगी हो उसमें इसलिए इधर आ गया। हाँ। हम्म। हाँ खैर, आपकी बात एक तरीके से कंडीशन में सही है कि भाई ऑलरेडी मात्रा एक लगी हुई है। लेकिन हम हाँ इसमें फिर एक काम कर सकते थे ना, वर्तिका जैसे हम बाकी संधि में हटा रहे हैं, हम हाँ इसमें परवर्ण को हटा देते, राइट हम राइट, को हटा देते। वो नहीं क्या। लेकिन हमने हटाया तो नहीं को, हमने सिर्फ उसको रिप्लेस किया है अवग्रह से। बाकी है में ना? हट भी हट सकते। हाँ, इसलिए हाँ पल्लवी जी पूछिए। हाँ, अनम्यूट करिए। सॉरी। ये संधि है, इसका हेतु क्या है? सिर्फ मात्रा की कमी करना। मात्रा की कमी करना और ये बताना कि अगर अ मात्रा के सामने मात्रा है, जब वर्तिका जी ने बोला ना, लेकिन अगर मात्रा के सामने अमात्रा है, जैसे हम्म। इधर ओ की मात्रा थी और ओ के सामने अ की मात्रा है, तो ऐसी कंडीशन में हम अ को क्या करें? अवदत्त शब्द तो हमको रखना है, लेकिन उसको हमें जोड़ के लिखना अगर हो, मात्रा के तुरंत बाद एक और मात्रा लानी हो, तो उसको जोड़ के लिखने का तरीका ये है कि दूसरी मात्रा जो कि अ है उसको आप अवग्रह में बदल दो। हाँ, क्योंकि मेरा कंडी प्रश्न ये है कि इसमें फिर ये इसमें अ की गिनती नहीं की जाएगी ना? अ की गिनती साइलेंट रूप से की जाएगी, प्रोमिनेंट रूप से नहीं की जाएगी। तो क्योंकि अच्छा। अगर अ की गिनती नहीं करोगे तो अवग्रह कैसे बनाओगे? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि जब अपने सूत्र में गिनती करते हैं ना मात्राओं की, तो इसमें हाँ। अवग्रह की गिनती नहीं नहीं नहीं, होती अवग्रह नहीं। कोई मात्रा नहीं है, नहीं अवग्रह ओके मात्रा नहीं है, अवग्रह तो ओके। सिंबल है एक। मात्रा तो अ ही है। ठीक है। बस हाँ बाकी जी। भी देखो आप, ग्रहे प्लस अहम है तो हमने कुछ नहीं किया, का हमने अवग्रह बना दिया। मार्गो प्लस अन्य है तो हमने अ का अवग्रह बना दिया। गोविंदो पे अतिथि है तो हमने अ का अवग्रह बना दिया। बस यही कर रहा है। ये करने का रीजन ये है कि ओ ए ओ ये मात्राएं हैं, और इनके सामने वाली मात्रा भी आ गई, तो हम इनको जोड़ के तो लिख नहीं सकते थे इस पूर्व रूप संधि के पहले तक। मात्रा के बाद मात्रा आगे से जोड़ के कैसे लिखे, इन दोनों शब्दों को हम मिलाएं कैसे? तो पूर्व रूप संधि का इन्वेंशन हुआ कि भैया अगर आपको मिलाना है शब्दों को तो एक काम करो, ये जो अ बार बार आ रहा है, इस अ को आप क्या कर दो, एक सिंबल में बदल दो अवग्रह, और फिर आप इन शब्दों को जोड़ के लिख सकते हो। ठीक है। तो आने के बाद शब्दों को जोड़ के कैसे लिखे, उसके लिए पूर्व संधि आई है, अवग्रह के सिंबल की यूज से आप लिख सकते हैं। बहुत इजी सिंपल संधि है, इसमें तो कुछ समझना है नहीं, है ना? ये एक्सरसाइज करा देता हूँ, वैसे इसमें इसके एक्सरसाइज में कुछ ऐसा है नहीं कराने जैसा। ये देखो, अब मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे क्योंकि आप लोग को आता है। सो प्लस अवदत, सो बदत बन जाएगा। मार्गे प्लस अस्थि में अ की जगह अ लगा देंगे तो मार्गे स्थिति बन जाएगा। ते प्लस अपी में तेपी बन जाएगा। तो ये आप कर लेंगे सिंपल। किसी को लग रहा है मुझे करवाना पड़ेगा एक्सरसाइज? नहीं ना? स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते अवग्रह की जगह अ लगा देंगे, सूर्यो अयम, तो हैं। सूर्यो प्लस अयम। ग्रहे थी, ग्रहे प्लस अतिथि, अतिथि। तिथि मत कर देना, ग्रहे प्लस वह तिथि। अतिथि। मार्गे प्लस अंधः। अंधः। ठीक है। तो ये आपकी अरे पूर्व संधि थी। ठीक है, इसको ज्यादा कुछ था नहीं कराने का। अच्छा हाँ, एक इसी पूर्व संधि की उल्टी संधि आती है पर रूप संधि। ये वैसे ऑफिशियल स्वर संधि का हिस्सा इसको नहीं बोलते क्योंकि इसका यूज इतना नहीं देखा जाता, लेकिन किसी ने ऐसा क्वेश्चन करा कि भैया आपने पदांत ए और ओ का तो पढ़ा दिया जो किसी की मात्रा के रूप में आ रहे हैं, लेकिन अगर ए और ओ इंडिविजुअल रूप से आ गए तो, बिना मात्रा के आ गए तो क्या करेंगे?
क्वेश्चन समझ आया आपको? मैंने क्या बात करी, समझ मतलब आई बिना मीना? पद के अगर आ गई तो ऐसा। हाँ अमिता जी मैं समझाता हूँ। अभी आपने पूर्व संधि पढ़ी, उसमें ए और ओ मात्रा के रूप में आ रहे थे, राइट? तो किसी ने पूछा भाई ए और ओ का अपना भी तो इंडिविजुअलिटी है। जैसे एग्जांपल में देखो आप, ए जते, ये इंडिविजुअल आ गया बिना किसी की मात्रा के। तो किसी ने पूछा अगर ये बिना किसी की मात्रा क्या है फिर, तो उनके लिए पररूप संधि का इन्वेंशन हुआ। पररूप संधि में लेकिन आंसर देने वाले ने ये बोला, अगर ए और ओ इंडिविजुअली आएंगे तो वो कभी भी किसी शब्द के अंत में आ सकते हैं कि आप मुझे ऐसा एक शब्द बताओ संस्कृत में जिसकी एंडिंग में इंडिविजुअली ए या ओ आ रहा हो। एंडिंग में, हाँ, शब्द की स्टार्टिंग में नहीं, एंडिंग में ऐसा कौन सा शब्द है जिसके ए या ओ आ रहा हो? ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसकी एंडिंग में इंडिविजुअली ए या ओ आ रहा हो। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, आप मुझे ऐसा एक शब्द बताओ जिसकी स्टार्टिंग में ए या ओ आ रहा हो। ऐषणा। ऐषणा, एव। तुरंत शब्द आ गए कि नहीं? आ यति। गए कि नहीं? इसका मतलब एति है ना, इसका मतलब कि हाँ ए और ओ को अगर इंडिविजुअली आना है तो वो शब्द की स्टार्टिंग में आ सकते हैं, शब्द की एंडिंग में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा और ए और ओ को पर वर्ण बनाना पड़ेगा, जो कि पूर्व रूप में पूर्व वर्ण थे, पर रूप में पर वर्ण है। इतना यहाँ पे याद रखो, अगर पूर्व रूप संधि है तो ए और ओ क्या होंगे? पूर्व वर्ण होंगे। और अगर पर रूप संधि है तो ए और ओ आपके क्या होंगे? पर वर्ण होंगे। बात समझ आई कि नहीं? और अगर ए और ओ, पदांत ए और ओ पूर्व वर्ण है तो अ पर वर्ण हो जाता है, और अगर ए और ओ पर वर्ण है तो अ पूर्व वर्ण हो जाता है। आंसर अब दोनों में सेम ही आना है। हाँ, वो भाई इसलिए तो मैंने बोला इतना कोई खास नहीं। दूसरी बात, आपको उपसर्ग मतलब पता ही है, अब मैं उपसर्ग का मतलब बताना पड़ेगा क्या? नहीं। धातु का मतलब पता है कि नहीं पता आपको? धातु रूप पढ़े हैं कि नहीं? पढ़ा है। बाकी आदेश दोनों के सेम ही है। अ के बाद ए आ जाए तो भी ए आना है, अ के बाद ओ आ जाए तो भी ओ आना है। ह्रस्व ए और ओ आते हैं, दीर्घ नहीं आते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? आ गई समझ? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और समझ आ जाएगी। प्र प्लस एजते, क्या करा हमने? कुछ नहीं करा, इसकी मात्रा को इस पे चढ़ा दिया, प्रेजते, किसी को नहीं हटाया, मात्रा को चढ़ा दिया। उप प्लस औषधि, कुछ नहीं करा, ओ की मात्रा को प पे चढ़ा दिया, उपौषधि। और अ उपसर्ग में मतलब है कि अ आपका मात्रा के रूप में जोड़ा रहे, तो प्र में अ जोड़ा है कि नहीं एंड में? उप में अ जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? जोड़ा है। ए इंडिविजुअली आया, ओ इंडिविजुअली आया, पर रूप संधि आपकी खत्म हो गई। समझ आ गया कि नहीं? पर रूप सिंपल था इसलिए मैंने फास्ट लिया। अमिता जी पर रूप संधि क्लियर हुई? ये इतनी सिंपल है कि इसके एग्जाम्पल भी नहीं दिया आपको। जब आप एग्जाम्पल करने जाओगे ना, पर रूप के एग्जाम्पल भी नहीं दिए, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आते ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है खास, यहाँ का आपकी स्वर संधि खत्म होती है। देख लो कोई छूट तो नहीं रही। यण संधि हमने कर ली, यांत वांतादेश कर ली, स्ववर्ण दीर्घ कर ली, गुण संधि कर ली, वृद्धि कर ली, पूर्व रूप कर ली, परलूप कर ली। ये कुछ भी नहीं है, ये कोई संधि नहीं है, अलग से कुछ एक्सटर्नल नियम लिखे हैं, आप देख सकते हो, आपको देखना होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए, अब आपको संधि रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है क्या? थोड़ा सा आपको मैं, चलो पढ़ा नहीं रहा हूँ, चिंता नहीं करना। ये जरा व्यंजन संधि का एक वो देता हूँ डेमो, ताकि आप याद करके आओ। व्यंजन देखो इसमें कैसे दिए हैं परवर्ण। देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसमें, ये बोला गया है कि आपका पूर्व वर्ण भी हो सकता है और परवर्ण भी हो सकता है, और परवर्ण भी हो सकता है, पूर्व वर्ण भी हो सकता है। बस मजा आया कि नहीं?
इसका पूर्ववर्ण परवर्ण हो सकता है, परवर्ण पूर्ववर्ण, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। फिर इसको लिखा किस तरीके से गया है, ये देखो नीचे, स, फिर त थ द ध न। अब इतने सारे कैसे याद करोगे, छह छह? तो जिसको वो कैसे याद करोगे भाई, स और पूरा त वर्ग, राइट। और अगले कॉलम में देखो तो श और पूरा च वर्ग। आदेश में क्या है, श और पूरा च वर्ग। अब देखने वाला रटेगा, च छ ज ज ही है। लाइन से याद होना चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा, पल्लवी जी अभी से मत लिखो, मैं पढ़ाऊंगा इसको, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपको आइडिया दे रहा हूँ। समझ आया? फिर इसमें आपको ऐसे याद करना पड़ेगा एक एक, कि भाई स के सामने श आएगा, त के आदेश में च आएगा, थ की जगह च आएगा, ध की जगह ज आएगा, ढ की जगह ये, न की जगह इ आएगा। इसलिए आपको व्यंजन याद करने पड़ेंगे। श्रुत्व संधि ये देखो, फिर इसके वैसे ही नियम इतने सारे। अनुनासिक तो खैर सिंपल है, इसमें ये सब है। जशत्व संधि सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें देखो पूरे पूरे आपको वर्ग आ गए। कैसे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और श। अब ये जिसको याद है वही तो संधि कर पाएगा, ये जिसको याद नहीं वो तो खत्म है इन संधियों में। ये देखो पूरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? जशत्व व्यंजन संधि के लिए हमको याद होना चाहिए कि नहीं? व्यंजन होना चाहिए। लाइन से याद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आप याद कर लो, ट्रिक से याद मैं करवा दूंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ च वर्ग के सामने ये आएगा, अब आप गिन रहे हो तो कैसे काम चलेगा? जितने में आप गिनोगे उतने में तो अगली संधि आ जाएगी। दूसरा, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि च वर्ग के सामने इनने प वर्ग रख दिया। च वर्ग के पहले लेटर के सामने प वर्ग का पहला लेटर है, तो ये कैसे आप उनका दोनों का मेल करोगे जब आपको सीक्वेंस से वर्ग से संधियां याद है? ठीक है, तो आप धीरे धीरे बस आप सिर्फ व्यंजन लाइन से याद करके आओ, बाकी हम अप्लाई खुद करेंगे। या उसकी चिंता मत करना कैसे होगा, आपको 100% याद हो गए, बस खत्म। उस आपका इतना ही काम है, बाकी काम मेरा है। पहली बात। दूसरी बात, स्वर संधि पे आ जाते हैं। स्वर संधि क्लियर हुई? हो गई? हाँ चलो, मुझे अच्छा याद आया। स्वर संधि की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक ऑफिशियल में होमवर्क देता हूँ, मैं उस पर डालूंगा वैसे तो अपने क्लासरूम वाले ऐप पे, वो बहुत दिन से खुलता नहीं है ना, फिर भी मैं आपको तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना। एक चीज इसमें मेरे को बताइए, आप कि ना इनको याद कैसे करेंगे? किसको? सारी संध्या अभी ऐसे सेपरेट किया तो ऐसे समझ में हम्म, आ रहा है, बट हाँ। एक याद एकदम आएगी, हम्म, याद कैसे ये करें? जो आपका क्वेश्चन है, ये जितने संधि पढ़ते हैं सबका होता है, ठीक है, और सब यूज करते करते सबको आ जाती है। आपको शब्द रूप के वक्त लगा था ना, लेकिन आज आपको शब्द रूप पढ़ने में दिक्कत आती है क्या? आज एकदम। आप शब्द रूप पकड़ लेते हो कि नहीं? हम्म। समझ आ जाता ना कि कर्ता कौन है वाक्य में, विभक्ति कौन सी है शब्द की, पकड़ में आता है कि नहीं? हम्म। वैसे ही ये भी पकड़ में आएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको स्वर संधि पूरी क्लियर हो गई। आपको नाम याद में नहीं आएगा शायद कि भाई संधि संधि है कौन सी, लेकिन आपको नियम तो याद आ जाएगा भी, अ के सामने ए आ गया तो ए ही आएगा, ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, वो हो जाता ओके। है। आपको नाम याद करने कौन बोल रहा है? मतलब अभी तो सीखने वक्त हमें कुछ तो नाम रखने पड़ेंगे ना, बेनाम थोड़ी ना याद कर सकते हैं। लेकिन राइट। आगे जब आपका एग्जाम होगा, या एग्जाम मतलब आप जब पढ़ोगे प्रैक्टिकली टीका वगैरह, तो कोई आपसे नाम थोड़ी ना पूछ रहा है कि अमृतचंद आचार्य ने कौन सी संधि का प्रयोग करा है। वो तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इसको तोड़ो ताकि आप इसका अर्थ कर पाओ। चलिए, करेक्ट। ये जो आपको सामने क्वेश्चंस हैं, जो ऑफिशियल मैंने आपको एक व्याकरण दी थी जिस बुक से हम सारा ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसमें ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। बड़ा इजी है। जैसे यहाँ पे लिखा है चंद्र प्लस उदय, तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट चंद्रोदय। चंद्रोदय। अब आपको नाम पूछूं मैं तो आपको टाइम लगेगा, बात समझ आई? रा होता तो एक, ठीक है, तो अगर मैं आपसे नाम पूछूंगा तो आपको दिक्कत आएगी।
लेकिन आपने संधि फटाक से पकड़ ली कि नहीं, कि क्या हो क्या रहा है, यही चाहिए। हाँ, ट्राई करो कि नाम बता पाओ अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, बाद में तो नाम नहीं बता पाओ तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो आपको पहला क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, तोड़ना है। जैसे अन्वेषणम शब्द है, अनु प्लस डैश था, उस पे क्या पढ़ेंगे, एषणम। ना, और सामने संधि का नाम भी पूछा है, यण संधि। तो इधर जो डैश दिए हुए हैं, इन डैश में आपको भरना है कि क्या शब्द आएगा, और जो ये सामने डैश दिया हुआ है इसमें आपको संधि के नाम लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन ये, ठीक है, इसमें आप समझ गए होंगे। प्लस ट्रू फॉल्स आपको बताना है कि जो ये संधि के रूप यहाँ पर बने हुए हैं, ये सही रूप बने हैं कि नहीं। ठीक है, सही रूप बने हैं कि नहीं, अभी आपको तब समझ आएगा जब आप प्रकृति भाव संधि, मतलब प्रकृति भाव मतलब पूर्ववर्ण परवर्ण जो इनके आपस में है, दो दो शब्दों के बीच में, इन दोनों पूर्ववर्ण परवर्ण से कोई संधि बन रही है कि नहीं। तो आपको ये पढ़ने हैं। और जैसे वृक्ष प्लस अपी, अभी जस्ट आपने पढ़ा, बताओ कौन सी संधि बन रही है इसमें, शेपी वृक्ष जो प्लस अपी में। अवग्रह लगाया था, बच्चों की हाँ, अवग्रह लगेगा ना अ के प्लेस पे, है संधि ना, ये लगी है, पूर्व रूप। अवग्रह लगे, पूर्व रूप संधि बनेगी ये, वृक्षेपी। तो मतलब ये संधि बन सकती है, तो करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको देखना है और इनके पूर्व और पर वर्ण को जोड़ करके कोई संधि बन रही है कि नहीं, प्लस और रॉन्ग आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन, जिन शब्दों को हाईलाइट किया गया है उन शब्दों को आपको तोड़कर लिखना है। गंगेती हमने सॉल्व किया है, कविंद्र सॉल्व किया, अत्याचारम सिंपल है, वृक्षेप भी हमने अभी सॉल्व करा। अच्छा, इस फोर्थ में क्या होगा, हाईलाइट वर्ड नहीं दिया गया है यहाँ पर, आप पता कर सकते हो इस पूरे तथई सेंटेंस में। हाँ हाँ, बताओ, संधि का शब्द कौन सा है, तथई 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 तथैव। अभी प्रैक्टिस की थी हमने, बताओ कौन सी संधि है ये, तद्धि संधि, है ना, आज ही प्रैक्टिस की थी। सदैव तथैव, वृद्धि संधि। है ना, वृद्धि संधि। बस, इसके बाद फिर व्यंजन संधि आएगी। तो ये 4 क्वेश्चंस की फोटो अपलोड कर दूंगा मैं क्लासरूम पे, आप लोग को होमवर्क करना है। अभी लग रहा होगा इतने सारे क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ आएगा ना हम कहाँ गलत जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस करिए और आपको आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, बहुत इजी। कुछ पूछना है किसी को? हाँ, वर्तिका जी बोल, हाँ संगीता जी बोल रहे हैं पहले। हाँ सर, ये वर्ण विचार में ये कोई सूत्र दिया है, नृतावसाने नट नट राज हाँ हाँ राजू। हाँ हाँ, वो क्या है, सूत्र वगैरह, हर संधि का कोई ना कोई सूत्र होता है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे हम्म। संस्कृत में सूत्र होते हैं। लेकिन वो सूत्र आप सीधा नियम पे आ जाओ, वो सूत्र से ही डिकोड करके संस्कृत बनाई गई है। वो जो ऐसे हम जो शास्त्री में जो वांग में पढ़ते हैं, डीप से पढ़ते हैं, उनके काम का है, आप इतना डीप में मत जाओ। और ये प्रत्याहार जो दिया है, अच इक यण अल हाँ हल। छोड़ो, नहीं वो कुछ काम का नहीं है। वो सब मैं, जी। अगर कहीं पे आपका उसके बिना काम अटक रहा हो तो मुझे बताना, फिर मैं वो समझा दूंगा। इसका कुछ समझा ही नहीं मुझे, तो वो पढ़ी तो मुझे हाँ कुछ तो नहीं समझ। छोड़ दो उसको, क्यों पढ़ना है आपको, रहने दो। ठीक। लिमिटेड पढ़ना है, ऐसे तो लैंग्वेज का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, इट्स इनलिमिटेड, अनलिमिटेड, तो हम लिमिटेड सही सही पढ़ते हैं। हाँ, वर्तिका जी बोलिए। मुझे तो और कुछ भी नहीं बोला, मुझे तो सिर्फ आपके लिए बोलना है, आपके पेशेंस का ना जवाब नहीं है। इतनी शांति से आप पढ़ा रहे हैं संस्कृत, सच्ची में मानना पड़ेगा। आप लोग को समझ आ रही है? यस सर। डेफिनेटली, थैंक यू। आप बहुत ये मेहनत। थैंक टॉपिक्स, यू। नहीं ऐसे मेहनत कुछ नहीं है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा टॉपिक क्रिटिकल हो जाता है ना, तो हमारे ऊपर से नहीं जाना चाहिए, इसलिए धीरे ऊपर से धीरे। जा रहा है, बट इट्स हमको थोड़ा हार्ड तो पड़ ही रहा है, एकदम हाँ इजी नहीं। हाँ, बट फिर थोड़ा। भी आप मानना पड़ेगा, मतलब एकदम हम जो सिली क्वेश्चंस भी पूछते हैं कर रहे हैं ना, मतलब आप एकदम शांति से उसका एकदम आंसर देते हैं ना, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। चलो, मेरी तारीफ हो गई आज तो, बट नहीं दैट्स सर, रियली नहीं। अमेजिंग अमेजिंग। पेशेंटली आप बिल्कुल हर चीज का आंसर देते हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। आप लोग भी तो आंसर देते हो, जिस दिन आप लोग आंसर देना बंद करोगे उस दिन मैं बंद कर दूंगा।
तो आप लोग बंद मत करना, तो मैं बंद नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस देखने में आपको लगा होगा थोड़ा सा कि भाई 4-4 क्वेश्चन, लेकिन वो उसको क्रिटिकल तरीके से इसलिए क्योंकि जब आप टीका पढ़ोगे ना, हम पढ़ेंगे उसको, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आप वो कर लीजिए, इजीली हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग एक्सरसाइज करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ, गलत हो तो गलत हो, बट ट्राई तो करो, ठीक है। चलिए, ओके, विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास ऑन ट्यूसडे एट द सेम टाइम। तब तक सबको जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।